प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जियो प्लैनेट कॉर्नर पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और यदि आपको वीडियोस पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हेलो स्टूडेंट्स, भूगोल की सीरीज़ में हम कक्षा 11 के लिए मिनरल्स एंड रॉक्स का टॉपिक डिस्क्राइब कर रहे थे। लास्ट हमने मिनरल्स के बारे में यानी खनिज के बारे में विस्तृत अध्ययन कर लिया है। लास्ट हमने धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज यानी मेटेलिक और नॉन मेटेलिक मिनरल्स क्या होते हैं, इस पर हमारी चर्चा हो चुकी है। इम्पोर्टेंट प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जाएंगे, उस पर हमारी चर्चा हुई। और मुख्य रूप से हमने देखा कि जो प्रमुख खनिज होते हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। इसका फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम सेकंड पार्ट की ओर आज डिस्कस करेंगे और जो कि होगा शैल रॉक्स, इस पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहे। इसमें हम दोस्तों क्या पढ़ेंगे कि शैलें कितनी प्रकार की होती हैं, जैसे आग्नेय शैलें, इग्निशियस रॉक, अवसादी शैलें, सेडिमेंट्री रॉक्स, इसके अलावा कायंत्रित शैलें यानी मेटामॉर्फिक रॉक्स, और इन शैलों का रूपांतरण किस प्रकार से होता है हम उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, और टॉपिक का नाम है शैलें। पृथ्वी की प्रॉपर्टी शैलों से बनी है। अब पहले के अध्याय में हम पढ़कर आ चुके हैं कि पृथ्वी की प्रॉपर्टी क्या है, जिसको हम भू प्रॉपर्टी कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। पिछले अध्यायों की हम चर्चा करें तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का एक चैप्टर है, उसमें मैंने बहुत अच्छे समझाया है कि भू प्रॉपर्टी क्या है, भू प्रॉपर्टी किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही बात हुई है कि पृथ्वी की प्रॉपर्टी शैलों से बनी है। शैल का निर्माण एक या एक से अधिक खनिजों से मिलकर होता है। वेरी इंपॉर्टेंट कि जो शैलें होती हैं, रॉक्स जो होती हैं, उसका निर्माण एक या एक से अधिक खनिजों से मिलकर बना होता है। यानी कि एक खनिज की प्रधानता भी हो सकती है और एक से अधिक तत्वों की प्रधानता भी हो सकती है। तो शैलों का जो निर्माण होता है वो किसी एक खनिज से भी हो सकता है। ठीक है, जैसे लोहा एक्स के, तो इसमें बहुत सारे तत्व हो सकते हैं, लेकिन कुछ खनिज ऐसे होते हैं जिसमें केवल एक की प्रधानता होती है, जैसे सीसा जस्ता, ये भी मिक्स होके मिलता है आपको, आप देखेंगे तो ये भी आपको मिक्स मिलेगा। उसके अलावा जैसे फॉस्फेट है, नाइट्रेट है, तो कुछ ऐसे खनिज आपको मिलेंगे जिनमें मिश्रण नहीं होता, लेकिन कुछ खनिज ऐसे होते हैं जिनमें मिश्रण एक तत्व या एक से अधिक तत्वों का मिश्रण हो सकता है। शैल कठोर या नरम तथा विभिन्न रंगों की हो सकती है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि शैलें कठोर भी हो सकती है, नरम भी हो सकती है, और इनका रंग भी अलग अलग हो सकता है। जैसे ग्रेनाइट कठोर है और शैल खड़ी नरम है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आप ऐसे देखते हैं, ग्रेनाइट पत्थर होता है, ठीक है, हम फ्लोर पर लगाने के काम आता है। जैसे संगमरमर, तो ये होता कैसा है, कठोर होता है, लेकिन बनता किससे, तो चूना पत्थर से। तो चूना पत्थर जब पानी में आप इसको भिगोते हैं तो भिगोने से चूना जो होता है वो कुछ समय बाद, लगभग 4, 5, 7, 8 घंटे के बाद बिल्कुल नरम पड़ जाता है। तो कुछ शैलें ऐसी होती है जो नरम होती हैं और कुछ शैलें ऐसी होती जो कठोर होती हैं। ग्रेवो काला तथा क्वार्टजाइट दूधिया या सफ़ेद हो सकता है। तो देखिए रंग के आधार पर भी हम क्या देख रहे हैं कि ग्रेवो जो होता है ये भी एक चट्टान का प्रकार है, ग्रेवो। तो ग्रेवो कैसा होता है, काला, और क्वार्टजाइट कैसा होता है, दूधिया या सफ़ेद रंग का हो सकता है। जैसे संगमरमर हम देखते हैं, संगमरमर भी अलग अलग कलर के होते हैं, काला, पीला, लाल, ठीक है, बैंगनी, सफ़ेद, तो अलग अलग कलर है, लेकिन क्वालिटी क्या है, ठोस है, संगमरमर ठोस है। ग्रेनाइट भी आपको अलग अलग प्रकार से मिल सकता है, रंग अलग अलग हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो शैलें कठोर भी हो सकती है, जैसे नरम हो गई, विभिन्न रंगों में हो सकती है, अलग अलग रंग हो सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। शैलों में खनिज घटकों का कोई निश्चित संगठन नहीं होता। मतलब शैलें जो होती हैं उनमें जो खनिजों का संगठन होता है, कॉम्पोजिशन ऑफ मिनरल्स जो है, उसका कोई निश्चित अनुपात नहीं है। कि जैसे हम कह सकते हैं कि जैसे कोई कॉम्पोजिशन हम बना रहे हैं कि लीजिए हम केक को बेक कर रहे हैं, तो उसमें हम इतना % हमें सोडा डालना है, इतना % हमें चॉकलेट डालनी है, या इतना % कुछ अन्य चीज़ जो भी है हमें अप्लाई करना है वहाँ पर। तो इसमें किसी प्रकार का कोई निश्चित संगठन नहीं होता।
कहने का मतलब कोई परसेंटेज निश्चित नहीं है कि इसमें इतनी परसेंट मात्रा की आवश्यकता है। ये शैलें जो होती है और इसमें जो संगठक पदार्थ होते हैं उनकी मात्रा अनिश्चित होती है। किसी प्रकार का संगठन निश्चित नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। शैलों में सामान्यतः पाए जाने वाले खनिज पदार्थ फेल्ड्स्पर तथा क्वार्टजाइट के होते हैं। ठीक है, शैलों में सामान्यतः पाए जाने वाले जो खनिज पदार्थ होते हैं उसमें फेल्ड्स्पर और क्वार्टजाइट्स देखने को आपको मिलता है। शैलों एवं स्थलाकृतियों तथा शैलों एवं मृदा के निकट संबंध होने के कारण भूगोल शास्त्री को शैलों का मौलिक ज्ञान होना आवश्यक होता है। देखिए इम्पोर्टेंट क्यों है, ये इंटीरियर पार्ट में मिलती हैं शैलें। हालांकि शैलों का जो भाग है वो आउटर पार्ट में भी होता है। जब लावा जो होता है यानी मैग्मा जब धरातल पे उपस्थित हो जाता है तो यहाँ जो चट्टानें बनती हैं वो धरातली चट्टानें हो जाएगी, और मैग्मा यदि आंतरिक भाग में ही जम जाए तो वहाँ पर भी चट्टानें बन सकती है। आपको ध्यान हो ज्वालामुखी जनित पढ़ा था हमने, जहाँ बैथोलिथ की चर्चा हुई थी, लेकोलिथ, फेकोलिथ, ठीक है, ये हमने चर्चा की थी। तो उसी प्रकार से चट्टानों का निर्माण होता है। शैलों एवं स्थलाकृतियों तथा शैलों एवं मृदा, देखिए दो इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ बात आ रही है, शैल और स्थलाकृति। यानी शैलों से स्थलाकृति बनती है, अलग अलग प्रकार की स्थलाकृति बन सकती है। शैलों से मृदा का निर्माण होता है, क्योंकि शैलें जो रॉक्स होती है उस रॉक्स पे पानी की बूंदें गिरना, ओलावृष्टि होना, तेज़ हवाएं चलना, तो उसका चूर्ण हो जाता है, यानी कि वो बारीक बारीक हो जाती है और क्या बन जाती है, मृदा बन जाती है। शैलों से क्या बन रही, स्थलाकृति बनती है। शैलों से क्या बन रही है, स्थलाकृति। जैसे पठार का निर्माण हो जाता है, पर्वतीय क्षेत्रों का निर्माण हो जाता है, ठीक है, अनेक प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो शैलों से स्थलाकृतियों का निर्माण हो रहा है, यानी परस्पर संबंधित है। और शैलों से मृदा भी बनती है, मृदा का निर्माण भी हो रहा है। तो इन दोनों में यानी शैलों का स्थलाकृतियों से और शैलों का मृदा से निकट संबंध होने के कारण भूगोल शास्त्री को शैलों का मौलिक ज्ञान होना आवश्यक है। यानी आप भूगोल के ज्ञाता, भूगोल आप विषय पढ़ रहे हैं तो आपको शैलों के बारे में नॉलेज होना आवश्यक है कि स्थलाकृतियाँ तो किस प्रकार की बनेगी और मृदा का निर्माण फिर किस प्रकार से होता है। तो जो हम छोटी कक्षाओं में, कक्षा 9th में आप पढ़कर आ चुके हैं अच्छे से कि मृदा का निर्माण कैसे होता है। तो मृदा का निर्माण जो मौलिक चट्टानें हैं, जो पेरेंट रॉक होती है, उसी से उसका चूर्ण बनता जाता है और वो मृदा का निर्माण करता है। और आगे चैप्टर में जो हमारी सेकंड बुक है उसमें मृदा टॉपिक है, तो हम वहाँ पे भी इसको डिस्कस कर लेंगे कि मृदा का निर्माण कैसे हो रहा है, कौन कौन सी विशेषताएं हैं, मृदा के बनने में कौन कौन से कॉम्पोजिशन है, संगठन किस किस का होता है, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन मृदा के निर्माण में जो सबसे पहला कॉम्पोजिशन होता है वो पेरेंट रॉक्स होती है, यानी पैतृक चट्टानें होती है। जिस क्षेत्र में जिस प्रकार की चट्टान होगी वहाँ उसी प्रकार की मृदा या सोइल का कॉम्पोजिशन होता है। क्लियर हो गया दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। शैलों के विभिन्न प्रकार होते हैं, अलग अलग प्रकार हम पढ़ेंगे शैलों के, अलग अलग विभिन्न प्रकार। लेकिन एक सामान्य से बात ही इम्पोर्टेंट है, ये आपके जानने के लिए आवश्यक है, महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखिएगा आप। इसमें इम्पोर्टेंट बात क्या है दोस्तों, इम्पोर्टेंट बात क्या है, पेस्टोलॉजी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पेस्टोलॉजी शैलों का विज्ञान है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि शैलों का विज्ञान को क्या नाम दिया जाता है, तो पेस्टोलॉजी, ये ध्यान रखिएगा। पेस्टोलॉजी शैलों का क्या है, विज्ञान है, ये इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट, एक पेस्टोशास्त्री शैलों के विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन करता है। यानी एक पेस्टोशास्त्री जो व्यक्ति होता है वो शैलों का विभिन्न अध्ययन करता है, स्वरूपों का अध्ययन करता है। जैसे खनिज की संरचना, कि खनिज की संरचना किस प्रकार से है, उस शैल में खनिजों का कॉम्पोजिशन किस प्रकार से, ठीक है, बनावट यानी उसकी आकृति कैसी है, ठीक है, गठन किस प्रकार का है, स्रोत कौन कौन से हैं, प्राप्ति का स्थान कहाँ से प्राप्त हुई है उस प्रकार की शैलें, परिवर्तन किस प्रकार से हो सकता है, दूसरी शैलों के साथ उसका क्या संबंध होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप पॉइंट वाइज लिखेंगे कि पेस्टोलॉजी नंबर 1 शैलों का विज्ञान है। एक पेस्टोशास्त्री जो होता है, जो चट्टानों का अध्ययन करता है, ये शैलों का अध्ययन करता है, वो क्या देखता है कि खनिज की संरचना किस प्रकार की है, खनिज की संरचना किस प्रकार की है, बनावट किस प्रकार की है, उसमें गठन किस प्रकार से हो रखा है, कौन कौन से कॉम्पोजिशन, कौन कौन से मिनरल से कॉम्पोजिशन हो रखा है, स्रोत कहाँ है, ठीक है, कहाँ वो मिलती है, प्राप्ति स्थान कौन सा होगा, ठीक है, परिवर्तन किस प्रकार से हो सकता है, और दूसरी शैलों के साथ उसका संबंध किस प्रकार से होगा। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर जो पेस्टोशास्त्री होता है वो शैलों का अध्ययन करता है, ठीक है दोस्तों। तो अब हमें पढ़ना है शैलों के विभिन्न प्रकार, कि शैलों के कौन कौन से प्रकार होते हैं।
ये सामान्य रूप से आपको बता रखा है, यहाँ पर हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो शैलों के प्रकारों को उनकी निर्माण पद्धति के आधार पर 3 समूह में विभाजित किया है। ठीक है, इनके निर्माण की पद्धति के आधार पर 3 समूह में इनको विभाजित कर दिया। नंबर 1 है आग्नेय शैलें। नंबर 1 आग्नेय शैलें और मैग्मा तथा लावा से, मैग्मा हो सकता है या लावा होगा। मैग्मा की बात हो रही है, इसका मतलब पृथ्वी के आंतरिक भाग में चट्टानों का निर्माण करेगी, यानी शैलें वहीं बनेगी। और यदि लावा से बात हो रही है, मतलब लावा से बनी चट्टानों की बात हो रही है, इसका मतलब वो धरातल पे बनेगी। अंडरस्टूड हो गए। मैग्मा से युक्त कोई चट्टान होगी, इसका मतलब उसका निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग में हुआ है। और यदि लावा से बनी चट्टानें होगी तो पृथ्वी के ऊपरी उसका कॉम्पोजिशन होगा, वहाँ उसकी बनावट होगी, यहाँ वहाँ उसका निर्माण होगा। क्लियर हो गया। अवसादी शैलें इंपॉर्टेंट है। अवसादी शैलें इंग्लिश में बोलेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, और अवसादी शैलें क्या होती हैं? बहिर्जनित प्रक्रियाओं के द्वारा शैलों के अंशों के निक्षेपण का परिणाम है। क्लियर हो गया। देखिए, अब वर्ड बहुत भारी भारी है, इसलिए इंपॉर्टेंट है समझना। बहिर्जनित का मतलब होता है भारी पदार्थ। अब आप बोलेंगे सर भारी पदार्थ क्या होता है? तो भारी पदार्थ मतलब जैसे नदियों का बहना। नदियाँ जब बहती, नदियों का पानी बहता है तो किसी न किसी चट्टान के ऊपर से बह सकता है, किसी न किसी चट्टान को स्पर्श करते हुए बह सकता है, तो नदियों का जल। ठीक है, इसके अलावा हवाएं, हवा चलती है, चाहे वो थार का मरुस्थल हो, चाहे उत्तर का विशाल मैदान हो जिसको हम गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान कहते हैं, या विश्व में हर जगह हवाएं चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चट्टान उसके अवरोध में आती है। जब हवाएं चलती है तो उसको रगड़ कर आगे की ओर ट्रांसफ़र कर देती है, तो चूर्ण के रूप में उसको डिवाइड कर देती है। किसको? वो चट्टान जो उसके अवरोध के रूप में आ रही है। ठीक है, तो नंबर 1 क्या हो सकता है? नदियाँ हो सकती है। नदियों के अलावा हवा हो सकती है। हवा के अलावा समुद्री क्षेत्रों में सागर का जल हो सकता है। तो किनारे किनारे तटीय भूभाग बना हुआ है, तो वहाँ ऊंची ऊंची लहरें होती है। और जब ऊंची ऊंची लहरें होती है तो लहरें क्या कार्य करती हैं? जब लहरें टकराती उस विशेष चट्टान से, चट्टान को तोड़ देती है, टुकड़े कर देती है, और वो लहरें वापस पुनः जब सागर में जाती है तो उनको बहाकर कहाँ ले जाती है? सागर तल तक ले जाती है। तो टूट गई चट्टानें, चूर्ण के रूप में परिवर्तित हो गई, और कहीं जहाँ जाके वो स्थिर हो रही है या रुक रही है, ठहर रही है, तो वो क्या कर रही है? लेयर बाय लेयर फॉर्म में उसका किसी न किसी अन्य चट्टान का निर्माण कर रही है। तो देखिए, नंबर 1 नदियों के द्वारा, यानी बहता जल हो गया। नंबर 2 क्या हो गया? पवनें हो गई। नंबर 3 क्या हो गया? समुद्री जल हो सकता है। ठीक है, समुद्री लहरें हो सकती है। नंबर 4 क्या होता है? हिमानी होती है। हिमानी यानी ग्लेशियर। तो जो बड़े बड़े ग्लेशियर्स होते हैं, ये ग्लेशियर जब पिघलते हैं या इनकी अवधि ऐसी होती है कि इनका जो बॉटम एरिया होता है वहाँ तापमान अधिक हो जाता है तो पिघलना शुरू होते हैं, और पिघलने से वो चलते हैं, मूविंग मूवमेंट होता है। और जब वो बहते हैं, चलते हैं, तो जिस भी सतह से रगड़ खा के चलते हैं या उनका जो लेफ़्ट और राइट पार्ट होता है वो किसी न किसी चट्टान से टकरा कर चलता है। ठीक है, तो वो उसको भी क्या करते हैं? ट्रांसफर फॉर्म में लेके जाते हैं और कहीं ना कहीं ले जाकर उसको जमा कर देते हैं। और या फिर इसके अलावा क्या होती है? जो चूना प्रदेश होता है, जहाँ कास्ट टोपोग्राफी होती है, चूना प्रदेश होता है, उस चूना प्रदेश में सल्फर डाइऑक्साइड के साथ मिलकर ये अभिक्रिया होती है, जल के साथ मिलकर अभिक्रिया होती है, और उस चूने वाले प्रदेश में भी सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं? अवसादी शैलें जो होती है वो बहिर्जनित कारक जो होते हैं, जो प्रक्रियाएं होती है, वो शैलों के अंशों को क्या करती है? निक्षेपण करती है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाकर उन्हें छोड़ देती है। क्लियर हो गया होगा दोस्तों। नेक्स्ट 3rd नंबर पर है कायंत्रित शैलें। कायंत्रित शैलें मतलब नाम से आपको पता चल रहा है, कायंत्रित यानी काया में परिवर्तन। यदि उस शैल यानी उस रॉक्स का यदि किसी न किसी स्थिति से, जैसे प्रेशर से, ठीक है, उसके दबाव से यानी प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया यानी आयतन में परिवर्तन, और टेम्परेचर में यदि कोई परिवर्तन होता है, तीनों स्थितियों में कोई ना कोई 1 या 2 परिवर्तन होते हैं। या तो उसके प्रेशर उस चट्टान पे पड़ जाए, उसके वॉल्यूम में परिवर्तन हो जाए, या टेम्परेचर में परिवर्तन हो जाए, तो डायरेक्ट फॉर्म में यानी इग्निशियस से, आग्नेय से वो कायंत्रित बन सकती है, सेडिमेंट्री से वो कायंत्रित बन सकती है, यह कायंत्रण का पुनः कायंत्रण हो सकता है। कोई चट्टान है आग्नेय, उस पर इस प्रकार की एक्टिविटी हुई कि उस पर प्रेशर, उसके वॉल्यूम में परिवर्तन हुआ, टेम्परेचर में परिवर्तन हुआ, उसकी डेंसिटी में चेंजेस आ गया, तो वो कायंत्रित हो गया।
कायांतरित चट्टान बन गई, मेटामॉर्फिक रॉक बन गई, लेकिन उस मेटामॉर्फिक रॉक को पुनः मेटामॉर्फिक अन्य मेटामॉर्फिक में फिर उसको चेंज किया जा सकता है, लेकिन हम नहीं, ये सेल्फ हो रहा है काम। ये काम कैसे हो रहा है? सेल्फ हो रहा है। तो डिपेंड करता है वहाँ प्रेशर कैसा है, वॉल्यूम और टेम्परेचर यानी हीटिंग किस प्रकार। तो इन सभी चीज़ों से भी मेटामॉर्फिक यानी कायांतरित चट्टान का पुनः कायांतरित हो जाता है। ठीक है, तो आपके सिलेबस में केवल कायांतरण दे रखा है, तो केवल हम कायांतरित के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन हम शुरू कर रहे हैं एक एक चट्टानों के बारे में कि आग्नेय चट्टानें कौन सी है, आग्नेय शैलें कौन सी है, उस पर हम चर्चा करते हैं। आपको समझ में आता रहेगा। फिर भी यदि कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं फर्स्ट आग्नेय शैलों की। आग्नेय शैलों का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग के मैग्मा एवं लावा से होता है। तो फर्स्ट पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता चल जाएगा कि आग्नेय शैलों का निर्माण किससे हुआ है? मैग्मा एवं लावा से हुआ है। मैग्मा जब आंतरिक भाग में होगा, जो ज्वालामुखी जब फूटता है, ज्वालामुखी से निकला हुआ जो तरल पदार्थ होता है, गैसीय पदार्थ होता है, ठोसीय पदार्थ जो उसमें मिक्स होता है, यदि वो पृथ्वी के आंतरिक भाग तक ही रहता है तो कहलाता है मैग्मा। अंडरस्टूड? स्टूडेंट कन्फ्यूजन होते हैं इससे बहुत ज़्यादा, मैं क्लियर कर देता हूँ यहीं पर आपको। यदि पृथ्वी के आंतरिक भाग में ज्वालामुखी ही रहता है, वो बाहर धरातल पर प्रकट नहीं होता है, तो उस स्थिति को हम क्या कहेंगे? मैग्मा। क्लियर? यदि वह मैग्मा यानी ज्वालामुखी पदार्थ जो तरल है, गैसियस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, यदि वह आ जाता है कहाँ पर? धरातल पर आ जाता है, धरातल पर प्रकट हो जाता है, तो वह मैग्मा ना, उसको मैग्मा नहीं कहेंगे, फिर उसको क्या कहेंगे? लावा। क्या कहेंगे? लावा। तो धरातल पर प्रकट हो जाए तो लावा, और धरातल पर प्रकट नहीं हो, पृथ्वी के आंतरिक भाग में रह जाए तो क्या कहेंगे? उसको मैग्मा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, अतः इनको प्राथमिक शैलें भी कहते हैं। क्लियर? प्राथमिक शैलें क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे पहले यही चट्टानें बनती हैं या यही रॉक्स का फॉर्मेशन होता है, इसलिए हम इसको प्राइमरी शैलें कहते हैं, प्राइमरी रॉक्स कहते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, मैग्मा के ठंडे होकर घनीभूत हो जाने पर आग्नेय शैलों का निर्माण होता है। ठीक है, मैग्मा जो होता है वो ठंडा होता है और ठंडा होकर आग्नेय शैलों का निर्माण करता है। देखिए वर्ड आया इग्निशियस, और इग्निशियस जो है लैटिन भाषा का शब्द है जो कि इग्निशियस से बना है और जिसका अर्थ क्या होता है? अग्नि। जिसका अर्थ क्या होता है? अग्नि। ठीक है दोस्तों, मैग्मा के विषय में तो आप पहले ही जानते हैं, जब अपनी ऊपरगामी यानी जिस पॉइंट से वो धीरे धीरे ज्वालामुखी ऊपर की ओर आता है, ठीक है, ऊपरगामी गति में मैग्मा ठंडा होकर ठोस बन जाता है, तो ये आग्नेय शैलें कहलाती है। ठंडा तथा ठोस बनने की ये प्रक्रिया पृथ्वी की परपटी या पृथ्वी की सतह पर हो सकती है। क्लियर हो गया? पृथ्वी की परपटी पे या पृथ्वी की सतह पर भी हो सकती है। आग्नेय शैलों का वर्गीकरण इनकी बनावट के आधार पर किया गया है। इनकी बनावट इनके कणों के आकार एवं व्यवस्था अथवा पदार्थ की भौतिक अवस्था पर निर्भर करती है। तो आग्नेय शैलों का जो वर्गीकरण होता है, आग्नेय शैलें भी अलग अलग प्रकार की होती हैं दोस्तों, अभी हम चर्चा करेंगे। तो आग्नेय शैलों का जो वर्गीकरण है इम्पोर्टेंट है। आग्नेय शैलों का जो वर्गीकरण है इनकी बनावट के आधार पर, बनावट के जो कण होते हैं उन कणों के आकार पर, व्यवस्था अथवा पदार्थ की भौतिक अवस्था का आधार पर। तो व्यवस्था क्या है, कैसी हो सकती है, पदार्थ की भौतिक अवस्था कैसी हो सकती है, उसके आधार पर पदार्थ धीरे धीरे गहराई तक ठंडे होते जाते हैं। तो खनिज के कण पर्याप्त बड़े हो सकते हैं। ठीक है, यदि गहराई में ठंडे होते हैं तो खनिज के कण कैसे होंगे? पर्याप्त रूप से बड़े होंगे। और यदि यह धरातल पर आ जाएंगे तो कण कैसे होंगे? बहुत छोटे छोटे महीन कण हो जाएंगे। क्लियर हो गया? सतह पर हुई आकस्मिक शीतलता के कारण छोटे व चिकने कण बनते हैं। ध्यान रखिएगा, यदि ये जो लावा है, ज्वालामुखी लावा जो है, यदि धरातल पर प्रकट हो रहा है तो देखिए क्या लिखा हुआ है? सतह पर हुई आकस्मिकता शीलता, ये बहुत तेज गति से शीतलता आएगी, जिसके कारण क्या होंगे? छोटे और चिकने बनेंगे। जबकि पदार्थ धीरे धीरे, तो खनिज के कण जो होते हैं ना वो पर्याप्त बड़े हो सकते हैं। जो कण होंगे वो कैसे होंगे? मोटे बड़े होंगे। जबकि पृथ्वी के धरातल के ऊपर यदि प्रकट होकर लावा जो है जमना शुरू करता है, क्योंकि यहाँ पर शीतलता बहुत अधिक रहती है, इसलिए यहाँ पर कण जो होंगे वो छोटे होंगे और चिकने होंगे। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, शीतलता की मध्यम परिस्थितियाँ होने पर, शीतलता की मध्यम परिस्थितियाँ होने पर आग्नेय शैलों को बनाने वाले कण मध्यम आकार के होते हैं। तो तीसरा प्रकार क्या हो गया कि यदि मध्यम आकार की शीतलता है तो यहाँ पर फिर कण कैसे होंगे? मध्यम आकार के होंगे। क्लियर? ग्रेनाइट, ग्रेबो, पेग्मेटाइट, बेसाल्ट, ज्वालामुखी, ब्रेशिया
तथा टफ आग्नेय शैलों के कुछ उदाहरण हैं। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्पल आपके लिए हो जाएंगे। आपसे कोई पूछे कि आग्नेय शैलों के कोई प्रकार या कोई इनके उदाहरण बताइए, तो आपको ध्यान रख लेना है ग्रेनाइट ध्यान रख लीजिए, ग्रेवो ध्यान रख सकते हैं, बेसाल्ट को ध्यान रख सकते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण 1, 2 या 3 के आसपास आप इनको याद कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका आग्नेय शैलें। क्लियर हो गया। आग्नेय शैलें में हमने पहले पढ़ लिया कि आग्नेय शैलें बनती कैसे हैं, इग्निशस का अर्थ क्या होता है, ठीक है। ऊपर की ओर मैग्मा ठंडा होता है, यदि संपर्क जल्दी हो जाता है हवा का धरातल पर तो महीन कण होंगे, बारीक कण होंगे। आंतरिक भाग में रहता है तो कण मोटे होंगे, और यदि मध्यम स्थिति में होंगे तो कण भी कैसे होंगे, मध्यम आकृति के होंगे। क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अवसादी शैलें यानी सेडिमेंट्री रॉक्स की हम बात करते हैं। अवसादी अर्थात सेडिमेंट्री शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सेडिमेंट से हुई है, जिसका अर्थ व्यवस्थित होना है। इसका अर्थ क्या होता है, व्यवस्थित होना। इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे कि सेडिमेंट्री भाषा जो शब्द किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का, उसका अर्थ क्या होता है, व्यवस्थित होना, व्यवस्थित होना। नेक्स्ट, पृथ्वी की सतह की शैल यानी आग्नेय, अवसादी एवं कायंत्रित, क्योंकि पृथ्वी सतह की शैल है, अपक्षयकारी कारकों के प्रति अनावृत होती है। अभी मैंने बताया अपक्षय, ठीक है, आपको अच्छे से ध्यान होगा। अपक्षय यानी कि क्या होती है, ये जो मैंने टूल्स आपको बताए थे, हिम के द्वारा, नदियों के द्वारा, पवनों के द्वारा, इन टूल्स के कारण क्या होती है, अपक्षयकारी कारक होते हैं जो उन्हें तोड़ते और फोड़ते रहते हैं, जो विभिन्न प्रकार के विखंडों में विखंड मतलब अलग अलग खंडों में विभाजित कर देते हैं। जैसे ऐसे उपखंड को विभिन्न बहिर्जनित कारक द्वारा संवहन व निक्षेपण कर दिया जाता है, यानी उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जाता है। ठीक है दोस्तों। सघनता के द्वारा क्या देखते हैं, सघनता के द्वारा ये संचित पदार्थ शैलों के परिणत हो जाते हैं, यानी शैलों के रूप में ये परिणाम इनका निकलता आता है, धीरे धीरे संगठित होते हैं, संचित होते हैं और धीरे धीरे शैलों में रूप में ये परिवर्तित होते जाते हैं। ये प्रक्रिया शिलीभवन है ना। शिलीभवन का मतलब क्या होता है कि शिला के रूप में बनती है ना, मतलब लेयर बाय लेयर फॉर्म में बनना शुरू होती है। यानी आप यूँ समझ लीजिए, सिंपल सी बात है कि यदि आपने एक आलू लिया, ठीक है, उस आलू को आपने यदि आलू की आपको लेयर बाय लेयर फॉर्म निकालनी हो तो एक आप प्लेट लेंगे जिस पे कोई ना कोई इस प्रकार की एक्टिविटी होगी जिससे वो छील सके, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जब आपने आलू लिया और आलू को आप उसको रब करते हैं या उस पर आप स्लाइस निकालते हैं, तो स्लाइस को हम क्या देखते हैं, हम ऊपर से तो क्रिया करते रहते हैं, यानी हम आलू को क्या करते हैं, स्लाइस करते रहते हैं, उसको उस पर रब करते रहते हैं। और नीचे हम क्या देखते हैं, जो आलू के पीस करते हैं, बिल्कुल थिन लेयर जो होती है आलू की, वो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक बनती जाती है ना। तो बस वही बात है यहाँ वही समझाना चाह रहा है आपको कि जो पदार्थ होते हैं शैलों के परिणत हो जाते हैं, यानी कि परिणाम निकलता है जब शैलें संचित होकर परिणाम निकलता है। और ये प्रक्रिया शिलीभवन यानी कि सरफेस यानी 1 बाय 1 फॉर्म में, यानी परत दर फॉर्म में ही जमती जाती है। बहुत सी अवसादी शैलों में निक्षेपित परतें शिलीभवन के बाद भी अपनी विशेषता बनाए रखती है। इस कारणवश बालुकाश्म शैलें जैसे अवसादी शैलों में विविधता सांद्रता वाली अनेक सतह होती है, ठीक है। जैसे आप देखेंगे, फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं बालू मिट्टी देख सकते हैं, वो भी लेयर बाय लेयर फॉर्म में होती है। इसके अलावा आप चूना पत्थर देखें तो चूना पत्थर भी लेयर बाय लेयर फॉर्म में होता है, तो वो टूट जल्दी जाता है, ठीक है, क्योंकि फॉर्म एक आग्नेय की जो फॉर्म होती है, आग्नेय जो चट्टानें होती है वो गुत्थी हुई होती है, ठीक है। गुत्थी हुई का मतलब क्या हो गया, कॉम्पोजिशन उसका ऐसा होता है, सॉलिड होता है, जबकि इनका सॉलिड कॉम्पोजिशन नहीं होता। यदि इनको तोड़ना चाहें या किसी कारकों के माध्यम से इसको गलाना चाहें तो जल्दी से ये टूट जाती है, क्योंकि लेयर बाय लेयर फॉर्म में होती है, तो जल्दी से इसमें पानी समाहित हो जाता है और ये परत दर परत में समा जाता है पानी और फिर टूट जाती है। जबकि आग्नेय चट्टानें जो होती हैं या कायंत्रित चट्टानें जो होगी वो सॉलिड फॉर्म में होती है, उनको टूटने में या तोड़ने में बहुत समय लगता है। अब आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, 3 इसके अलग अलग फॉर्म है, 3 अलग अलग फॉर्म में ये टूटती हैं, या 3 अलग अलग फॉर्म में इनका विभाजन हो जाता है। जैसे नंबर 1 यांत्रिक। अब आप समझ रहे होंगे यांत्रिक का मतलब क्या हो सकता है। यांत्रिक का मतलब जैसे सूर्य की रोशनी के द्वारा, ठीक है, तापमान के द्वारा
अब किसी चट्टान पे तापमान बहुत अधिक होगा, किसी चट्टान पे यदि तापमान बहुत अधिक होता है तो ऐसी अवस्था में क्या होगा, वो हीट हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, और गर्म हो जाएगी चटकने आने लग जाएगी। आ रहा है समझ में आपको? यदि आप ये देखें कि किसी भी चट्टान को आप बहुत अधिक समय तक धूप में रख दें तो वो गर्म होती हैं, गर्म होने का उसमें क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं ना, तो बस वही चीज़ है ये। तो क्रैक्स आना शुरू होते हैं, यांत्रिक प्रक्रिया हो सकती है। तो यांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा ये चट्टानें जो है वो टूटना शुरू हो जाती है। उसके अलावा हम देखें यांत्रिक में के अलावा जैसे शेल चूर्ण में निर्मित होती है, शैलें जो होती है वो चूर्ण के अंदर निर्मित हो जाती है, धीरे धीरे उनका चूरा हो जाता है, ठीक है, तो ये एक्टिविटी भी हो जाती है। उसका जैविक पदार्थों के द्वारा एक्टिविटी होती है, कार्बनिक पदार्थ से निर्मित होती हैं, है ना। कार्बनिक पदार्थ का मतलब जैसे हम यूँ कह सकते हैं कि जीव जंतुओं के द्वारा, वनस्पतियों के अवशेषों के द्वारा इनमें मिक्स होते हैं। जैसे हम बात करते हैं कोयले की, ठीक है, तो कोयला किससे बनता है? जीवों के अवशेषों से। उसमें वनस्पति भी का अवशेष होता है, जीव जंतु का अवशेष होता है, तभी तो उसमें कार्बन की मात्रा होती है। ठीक उसी प्रकार से चूना पत्थर है ना, चूना पत्थर में भी किसी न किसी कार्बन की मात्रा उसमें होगी। खड़िया है, ये भी एक प्रकार से शैलें हैं, तो इसमें भी इस प्रकार की एक्टिविटी होगी। जबकि यांत्रिक अपक्षय में हम क्या देखते हैं कि यांत्रिक अपक्षय में बालुकाष्म है, पिंडशिला है, चूना प्रस्तर है, ठीक है। इसमें क्या होगा? यांत्रिक अपक्षय होगा। कैसा अपक्षय होगा? यांत्रिक अपक्षय। अब यांत्रिक अपक्षय जैसे मैंने बताया कि यांत्रिक अपक्षय किस प्रकार से हो सकता है, जैसे सूर्य का प्रकाश से हो सकता है। यांत्रिक अपक्षय कैसे होता है? सूर्य के प्रकाश से हो सकता है या नहीं हो सकता है? क्योंकि सूर्य का प्रकाश जितना अधिक होगा वो क्या करेगा, उसको चट्टानों को तोड़ता रहेगा, चट्टानों को तोड़ता रहेगा, तो यांत्रिक अपक्षय ऐसा हो सकता है। इसके अलावा हम दूसरा एग्जाम्पल देखें यांत्रिक अपक्षय का, तो हमें एक चीज़ और देखने को मिलती है यांत्रिक अपक्षय में, कि एक अपक्षय ये भी हो सकता है जैसे कि तापमान अधिक हो जाता है, तापमान के कारण, या फ्रॉस्ट वेदरिंग हो सकता है, तुषारी अपक्षय हो सकता है कि क्षेत्र जो ठंडे होते हैं वो बहुत समय तक ठंडे रहते हैं, वो धीरे धीरे इसमें चटकना आना प्रारंभ हो जाती है, ठीक है। प्रेशराइज भी हो सकता है, दाब विमोचन भी हो सकता है कि किसी ऊपर से कोई चट्टानों का दाब पड़ रहा हो, तो इसके माध्यम से भी यहाँ पर जो यांत्रिक रूप से यह अपक्षय हो सकता है। तीसरा रासायनिक रूप से। अब रासायनिक रूप से कैसा हो सकता है? जैसे ऑक्सीकरण की गतिविधि हो सकती है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि लोहे के खनिज होते हैं, जिस चट्टान में लोहे के खनिज होते हैं तो उसमें ऑक्सीकरण की क्रिया होती है और वो ऑक्साइड में बदल जाता है, आपने पढ़ा है साइंस में अच्छे से। कार्बोनेशन की क्रिया हो सकती है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का जल से मिलकर कार्बनिक अम्ल का निर्माण करती है, तो चूना युक्त शैल तीव्रता से घुल जाती है, ये आपने अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। चूना पत्थर इसमें देखो एग्जाम्पल भी आ रहा है। इसके अलावा जल योजन होता है, हाइड्रेशन हो जाता है, शैलें जो खनिजों के जल के अवशोषण से हाइड्रेशन हो जाता है, जल को सोख लेती है, भार अधिक बढ़ जाता है और फिर वो बिखर जाती है, ठीक है। घोलन क्रिया, सॉल्यूशन भी हो सकता है कि वर्षा जल शैल पदार्थों से अनेक प्रकारों के अम्लों और कार्बनिक तत्वों से घोल लेता है। तो ये ऐसी कुछ एक्टिविटी होती है जिसके माध्यम से रासायनिक रूप से भी क्या होती हैं, शैलें जो होती है यानी अवसादी शैलें जो उनका निर्माण हो जाता है, उनका निर्माण होने के बाद उन पर प्रोसेस होना शुरू हो जाता है। तो यांत्रिक रूप से हो गई, कार्बनिक रूप से जीव जंतु के माध्यम से, और रासायनिक अवशेषों के माध्यम से। तो इनके माध्यम से अवसादी चट्टानें बनना प्रारंभ हो जाती है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट बात करते हैं हम कायांत्रिक चट्टानें। ठीक है, कायांत्रिक चट्टानें क्या होती हैं, इन पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, कायांत्रित का अर्थ होता है स्वरूप में परिवर्तन। दाब, आयतन एवं ताप में परिवर्तन की प्रक्रिया के फलस्वरूप इन शैलों का निर्माण होता है। तो जब हम ये देखते हैं कि दाब, आयतन और तापमान की प्रक्रिया होती है तो फिर कौन सी चट्टानें बनती है, कायांत्रिक चट्टानें बनना प्रारंभ हो जाती है। फिर देखें आगे, ये शैलें दाब, आयतन तथा तापमान में परिवर्तन के द्वारा निर्मित होती हैं। जब विवर्तनिक प्रक्रिया के कारण शैलें निचले स्तर की और बलपूर्वक खिसक जाती है, या जब भूपृष्ठ से उठता हुआ पिघला हुआ मैग्मा भूपृष्ठीय शैलों से संपर्क में आता है, या जब ऊपरी शैलों के कारण निचली शैलों पर अत्यधिक दबाव पड़ता है, तब तक कायांतरण होता है। ठीक है, आपको समझ में आया होगा शायद नहीं, एक बार मैं फिर वापिस बताता हूँ। जब विवर्तनिक प्रक्रिया के कारण शैलें निचले स्तर की ओर बलपूर्वक खिसक जाती है। देखिए, विवर्तनिक का मतलब क्या होता है कि टेक्टोनिक मूवमेंट जब होता है, ठीक है, टेक्टोनिक मूवमेंट जब होता है, जब शैलों में संचरण होता है, वो गति करती है, मूवमेंट करती है,
तो एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे या एक चट्टान दूसरी चट्टान के नीचे खिसक जाती है, आप देखते हैं ना। तो इस तरह का जब मूवमेंट होता है तो बलपूर्वक नीचे खिसक जाए, पहली बात ये। जब भूपृष्ठ से उठता हुआ पिघला हुआ जो मैग्मा होता है वो भूपृष्ठीय शैलों के संपर्क में आ जाए, मतलब जो मैग्मा होता है वो जब मैग्मा धरातल के आंतरिक भाग से ऊपर की ओर आता है तो जो भूपृष्ठ की जो शैलें होती है ना तो उनके संपर्क में आएगा, तो उनके संपर्क में आएगा तो क्या गर्म होगा, गर्म होगा तो उनको भी तरल कर देगा, ठीक है, या उन पर अपना कोई ना कोई इम्पैक्ट डालेगा। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ क्या है, जब ऊपरी शैलों के कारण निचली शैलों पर अत्यधिक दबाव पड़ता है। सब सिंपल सी बात है, जब ऊपरी शैलें हैं वो जब नीचे की ओर दबाव डालती है तो क्या होगा, कायांतरण होगा, मतलब बदलाव आएगा, ठीक है। या तो शैल नीचे की ओर चला जाए, नंबर 1, या पिघला हुआ मैग्मा जो होता है वो यदि पृष्ठीय शैलों के संपर्क में आए तो उन्हें पिघला देगा, ऐसी एक्टिविटी हो सकती है, या उनमें मूवमेंट कर देगा। और तीसरी एक्टिविटी क्या हो रही है कि जब ऊपरी शैलों से दबाव पड़ रहा है तो उन शैलों में क्या हो रहा है, कायांतरण हो रहा है, तो दबाव भी हो रहा है, ठीक है, दूसरा तापमान भी हो गया, ठीक है, और तीसरा आयतन में परिवर्तन भी हो रहा है। तो तीनों चीज़ें जब चल रही हैं, तीनों में से कोई एक प्रोसीजर हो रहा है तो उससे कायांतरण हो रहा है, उससे क्या हो रहा है, कायांतरण। और इसी कायांतरण को हम क्या बोलते हैं, कायांतरण चट्टानें, ठीक है। कायांतरण वह प्रक्रिया है जिसमें समेकित शैलों का पुनः क्रिस्टलीकरण होता है और वास्तविक शैलों के पदार्थ को पुनः क्या कर लेते हैं, पुनः ये संगठित हो जाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कायांत्रित शैल है। यानी जब कोई ना कोई प्रोसीजर हो जाए, कोई ना कोई किसी ना किसी एक्टिविटी से प्रेशर हो, वॉल्यूम में चेंज आ जाए, टेम्परेचर चेंज हो जाए, तो ऐसी स्थिति में यदि कोई चट्टान नई बन जाती है या नई चट्टान का निर्माण हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं कायांत्रित शैलें। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, बिना किसी विशेष रासायनिक परिवर्तन के टूटने एवं पिसने के कारण वास्तविक शैलों में यांत्रिकी व्यवधान एवं उसका पुनः संगठित होना गतिशील कायांत्रित कहलाता है। देखिए, बिना किसी विशेष रासायनिक परिवर्तन, यानी उसमें किसी प्रकार का कोई विशेष रासायनिक परिवर्तन नहीं हो रहा, टूटने एवं पिसने के कारण, यानी टूट जाए चट्टानें या पिस जाए, ठीक है, के कारण वास्तविक शैलों में, जो वास्तविक शैल होती है ना, उन शैलों में यांत्रिक व्यवधान, यानी यांत्रिक व्यवधान का मतलब मैंने आपको बताया था कि यांत्रिक व्यवधान में क्या हो गया, दाब मोचन हो गया, ठीक है, उसके अलावा उसमें हीटिंग हो गई, सूर्य का प्रकाश हो गया, तापमान बहुत अधिक हो गया। तो यांत्रिक व्यवधान एवं उनका पुनः संगठित होना, यानी पुनः कॉम्पोजिशन बन जाए, पुनः संगठित हो जाए, गतिशील कायांत्रित कहलाता है। यानी मूवमेंट, यहाँ क्या हो रही है, मूवमेंट मेटामॉर्फिज्म, यानी मूवमेंट हो जाए, मूवमेंट के द्वारा कोई चट्टान बन जाए तो हम उसको बोलते हैं गतिशील कायांत्रित कहलाना, ठीक है। नेक्स्ट, ऊष्मीय कायांतरण, जैसे ऊष्मा में परिवर्तन तो ऊष्मीय कायांतरण हो गया, के कारण शैलों के पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन, ऊष्मीय कायांतरण के कारण शैलों के पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन होता है और रासायनिक परिवर्तन एवं पुनः क्रिस्टलीकरण होता जाता है। ऊष्मीय कायांतरण के 2 प्रकार होते हैं। जो ऊष्मीय कायांतरण होता है ना, उसके 2 प्रकार होते हैं, एक होता है संपर्क कायांतरण एवं एक होता है प्रादेशिक कायांतरण। या तो संपर्क कर जाए या उस प्रदेश विशेष में ऊष्मा बहुत अधिक हो जाए। संपर्क रूपांतरण में शैलें गर्म ऊपर आता हुआ मैग्मा एवं लावा के संपर्क में आती है तथा उच्च तापमान में शैलों के पदार्थ का पुनः क्रिस्टलीकरण होता रहता है। इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आ गया। संपर्क का मतलब अभी मैंने बात की थी कि जब ऊपर उठता हुआ मैग्मा जो है वो संपर्क में आ जाए, तो संपर्क रूपांतरण में क्या हो गया, शैलें गर्म ऊपर आते हुए मैग्मा एवं लावा के संपर्क में आती हैं तथा उच्च तापमान में शैलों के पदार्थ का पुनः क्रिस्टलीकरण होता है। तो ऐसी अक्सर शैलों में मैग्मा अथवा लावा के योग से नए पदार्थ उत्पन्न होते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, नए पदार्थ उत्पन्न होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, संपर्क कायांतरण। क्या कहेंगे, संपर्क कायांतरण। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं प्रादेशिक कायांतरण किसे कहते हैं। देखिए, प्रादेशिक कायांतरण में उच्च तापमान अथवा दबाव अथवा इन दोनों के कारण शैलों में विवर्तनिक दबाव के कारण विकृतियाँ आती हैं। देखिए, पहले वाले में जो संपर्क कायांतरण था ना, उसमें क्या हुआ था दोस्तों, संपर्क कायांतरण में शैलें गर्म ऊपर आता हुआ जो मैग्मा होता है वो लावा के संपर्क में आती है तथा उच्च तापमान, क्योंकि तापमान अधिक होगा, लावा गर्म होगा, तापमान अधिक होगा, तो उच्च तापमान में शैलों के पदार्थ का पुनः क्रिस्टलीकरण होता है, यानी वापस वो पदार्थ टूटते हैं, वापस कॉम्पोजिशन बनाते हैं, यानी संगठित होते हैं। अक्सर शैलों में मैग्मा अथवा लावा के योग से नए पदार्थ उत्पन्न होते हैं।
तो मैग्मा और लावा से नए पदार्थ उत्पन्न होते हैं। ये तो बात होगी संपर्क की। अब देखिए प्रादेशिक में क्या हो रहा है। प्रादेशिक कायांतरण में उच्च तापमान अथवा दबाव अथवा दोनों, है ना, तापमान भी हो सकता है और दबाव भी हो सकता है। प्रादेशिक में तापमान भी हो सकता है और दबाव भी हो सकता है। इन दोनों के कारण शैलों में विवर्तनिक दबाव के कारण, विवर्तनिक यानी टेक्टोनिक प्रेशर पड़ रहा है, चट्टानों पर टेक्टोनिक प्रेशर पड़ रहा है के कारण विकृतियाँ आती है। तो विकृतियाँ मतलब उनके स्ट्रक्चर में बदलाव आता है, जिससे शैलों में पुनः क्रिस्टलीकरण होता है। तो वापस से क्रिस्टलीकरण हो रहा है ना, वापस से शैलों में एक नया बदलाव हो रहा है, एक नया पदार्थ बन रहा है, क्रिस्टलीकरण होता है। कायांतरण की प्रक्रिया में शैलों के कुछ कण या खनिज सतहों या रेखाओं के रूप में व्यवस्थित हो जाती है। ठीक है, तो कायांतरण की प्रक्रिया में शैलों के कुछ कण या खनिज सतह या रेखाओं के रूप में व्यवस्थित हो जाती है। कायांतरित शैलों में खनिज अथवा कण की इस व्यवस्था को पत्रण या रेखन कहते हैं। पत्रण या रेखन कहते हैं। कभी कभी खनिज या विभिन्न समूह के कण पतली से मोटी सतह में इस तरह व्यवस्थित होते हैं कि वे हल्के व गहरे रंगों में दिखाई देते हैं। कायांतरित शैलों में ऐसी संरचनाओं को बैंडिंग कहते हैं तथा बैंडिंग प्रदर्शित करने वाली शैलों को बैंडेड शैलें कहते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा टफ पार्ट आ गया यहाँ से थोड़ा समझने के लिए आपको। कायांतरित शैलों में ऐसी संरचनाओं को बैंडिंग कहते हैं और बैंडिंग प्रदर्शित करने वाली शैलों को बैंडेड कहते हैं। क्लियर हो गया। यानी कि होता क्या है कि कायांतरित शैलों में ऐसी संरचनाएं जो बनती हैं जिसमें बैंड आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या देखो यहाँ एक बात कही गई है कि विभिन्न समूह के कण पतली से मोटी सतह में, पतली से मोटी सतह में इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि हल्के व गहरे रंगों से दिखाई देते हैं। तो इस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, बैंडिंग। और बैंडिंग प्रदर्शित करने वाली शैलों को बैंडेड कहते हैं या बैंडेड शैलें कहते हैं। कायांतरित होने वाली वास्तविक शैलों पर ही कायांतरित शैलों के प्रकार निर्भर करते हैं। कायांतरित शैलों दो प्रमुख भागों में वर्गीकृत की गई है, पत्रित शैलें या अपत्रित शैलें। यानी कि ऐसी शैलें जो कि पत्रित रूप में हैं, ठीक है, यानी कि पत्रण के रूप में जैसे लेयर बिल्कुल थिन होती है, और एक होती है जो बिल्कुल लेयर में वाइज नहीं होती। ठीक है, ग्रेनाइट, साइनाइट, स्लेट, शिल्ट, संगमरमर, क्वार्टजाइट आदि रूपांतरित शैलों के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। तो आपको केवल आप तो उदाहरण ध्यान रख लें, ग्रेनाइट है, साइनाइट है, स्लेट है, सिस्ट है, ऐसे जो शैल हैं ये कायांतरण शैलों के उदाहरण हैं, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, शैली चक्र यानी शैलों का किस प्रकार चक्रण होता है वो इसमें बताया गया है। शैलें अपने मूल रूप से अधिक समय तक नहीं रहती, यानी मूल रूप में अधिक समय तक नहीं रहती, उनमें कोई ना कोई बदलाव आता रहता है, बल्कि इनमें परिवर्तन होते रहते हैं। शैली चक्र एक सतत प्रक्रिया होती है, यानी कंटिन्यूस फॉर्म में चलती रहती है, जिसमें पुरानी शैलें परिवर्तित होकर नवीन रूप लेती है। आग्नेय शैलें प्राथमिक शैलें हैं तथा अन्य यानी अवसादी और कायांतरित शैलें इन प्राथमिक शैलों से निर्मित होती है। ठीक है, नेक्स्ट, आग्नेय शैलों को कायांतरित शैलों में परिवर्तित किया जा सकता है, यानी आग्नेय शैलों को कायांतरित में परिवर्तित किया जा सकता है। आग्नेय एवं कायांतरित शैलों से प्राप्त अंशों से अवसादी शैलों का निर्माण होता है। यानी कि हम क्या कर रहे हैं प्रोसीजर कि आग्नेय से कायांतरित बन जाती है, ये हमारी पहले भी चर्चा हुई थी। अब आग्नेय और कायांतरित शैलों से प्राप्त अंशों से अवसादी शैलों में निर्माण हो जाता है। ठीक है, यानी उससे अवसादी शैलें बन जाती हैं। आगे बताया गया है कि अवसादी शैलें अपखंडों में परिवर्तित हो जाती है तथा ये अपखंड अवसादी शैलों के निर्माण का एक स्रोत हो जाते हैं। निर्मित भूपृष्ठीय शैलें, निर्मित भूपृष्ठीय शैलें आग्नेय, कायांतरित एवं अवसादी प्रत्यावर्तन के द्वारा पृथ्वी के आंतरिक भाग में नीचे की ओर खिसक जाती है या नीचे की ओर चली जाती है, और भूपृष्ठीय पृथक के आंशिक अथवा पूर्ण भाग से संस्करण पत्रक प्लेट कन्वर्जेंस के क्षेत्र में अन्य पत्रक के नीचे चले जाते हैं तथा पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान बढ़ने के कारण यही पिघलकर मैग्मा के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और आग्नेय शैल मूल स्रोत बन जाती है। यानी कहने का मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ फॉर्म जनरेट हो रहा है, चाहे वो आग्नेय से कायांतरित बने या कायांतरित और आग्नेय का एक विस्तृत रूप फिर बन जाए, यानी वो अवसादी में ट्रांसफ़र हो जाए, अवसादी जो वापस नीचे पृथ्वी के आंतरिक भाग में चले जाए और फिर मैग्मा के रूप में फिर ऊपर वापस पुनः धरातल पा जाए। तो ये प्रोसीजर चल रहा है, और इस प्रोसीजर को समझने के लिए आप एक चित्र के माध्यम से इसको समझ सकते हैं। ये चित्र के माध्यम से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि एक्चुअल में प्रोसीजर हो क्या रहा है।
देखिए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ है आपके सबसे पहले देखिए समझने की कोशिश कीजिए। ये आग्नेय शैल, ठीक है, जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे समझते चलिए। ये आग्नेय शैल है और आग्नेय शैल का पहला ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है कायंत्रिन में। तो एक तो फॉर्म इसका ये बन सकता है नंबर 1। जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे आप बनाते भी चलिए तो आपको समझ में आ जाएगा, वरना बाद में समझ में नहीं आएगा। आग्नेय शैल की बात कर रहे हैं और आग्नेय शैल पहले क्या हो गया, कायंत्रण हो गया। पहला फॉर्म तो ये हो गया, ठीक है। ये यहाँ से हम चले और ये पहला फॉर्म क्या हो गया, कायंत्रण हो गया। अब देखिए आग्नेय शैल पर क्या हो सकता है, अपक्षय भी हो सकता है और अपर्दन भी हो सकता है। मतलब ये कि नदियों के द्वारा, वायु के द्वारा उसका अपघर्षण हो सकता है। क्लियर, मैंने अभी बताया था आपको। और ये कहीं ना कहीं ले जाके उसको छोड़ देगा, डिपॉजिट कर देगा। आग्नेय शैल का अपक्षय भी हो सकता है और अपर्दन भी हो सकता है। आग्नेय शैल जाकर कायंतित रूप में भी परिवर्तित हो सकती है। क्लियर हो गया। अब देखिए आग्नेय शैल जो है ना, आगे हम बढ़ते, आग्नेय शैल गल भी सकती है, यानी गलन भी हो सकता है ना। आग्नेय शैल क्या कर सकती है, गलन भी हो सकता है। कोई प्रोसीजर ऐसा हो जाए वो गलना शुरू हो जाए। ये तो हो गया आपका आग्नेय शैल का प्रोसीजर। अब बात आते हैं हम अवसादी शैल पर। अवसादी शैल में क्या होगा, अवसादी शैल कायंतित में बदल जाए, पहली बात। अवसादी शैल में डायरेक्ट इसका अपक्षय अपर्दन हो जाए, ठीक है। अपक्षय अपर्दन के बाद आग्नेय शैल आगे गई और ये अवसादी शैलों में परिवर्तित हो गई। ये आगे गई और ये अवसादी शैलों में परिवर्तित हो गई, ठीक है, पहली वाली। अब अवसादी का क्या हुआ, कायंत्रित हो गया। ये अवसादी का क्या हो गया, अपक्षय अपर्दन हो गया। और या फिर अवसादी का क्या हो गया, गलन प्रोसेस हो गया। और जैसे गलन प्रोसेस हुआ तो फिर ये आगे की ओर बढ़ गई। क्लियर हो गया। अब देखिए कायंत्रित की बात करते हैं। अब कायंत्रित शैलों का देखो पहला प्रोसेस तो क्या हुआ, अपक्षय अपर्दन हो गया। अपक्षय अपर्दन हो गया और फिर वापस क्या बन गया, अवसादी। वापस क्या बन गई, अवसादी। अब कायंत्रित का क्या हुआ, मैग्मा के द्वारा भी ये एक्टिविटी कर सकती है और फिर ये वापस क्या बन जाए, ये आग्नेय शैलें बन जाए। आ गया समझ में अब आपको। फिर मैं डायग्राम समझा रहा हूँ, फिर समझ लेना क्या समझाया गया है। देखिए फिर वापस पुनः समझाता हूँ मैं, समझने की कोशिश करना। आग्नेय शैल की बात कर रहे हैं। आग्नेय शैल पहले यहाँ से गई और कायंत्रित हो गई, ठीक है, यानी कि इस पर पीवीटी यानी प्रेशर, वॉल्यूम ऑफ टेम्परेचर चेंज हो गया। आग्नेय शैल से क्या बन गई, कायंत्रित। फिर आग्नेय शैल का तब गलन भी हो सकता है, गल भी सकती है। आग्नेय शैल पर अपक्षय अपर्दन भी हो सकता है और फिर क्या बन जाएगी, उससे अवसादी शैलें। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं अवसादी पर। अवसादी का क्या प्रोसीजर हो रहा है, अवसादी का अपक्षय भी हो सकता है, अपर्दन, फिर अपक्षय अपर्दन हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये चेंज हो जाएगी, किसी अन्य फॉर्म में चली जाएगी। और या फिर अवसादी का कायंत्रित भी हो सकता है। ये अवसादी गलन में भी जा सकती है, यानी गल भी सकती है। क्लियर हो गया, ये बात समझ में आ गई। अब कायंत्रित पर जाते हैं। कायंत्रित शैल सीधा सीधा यहाँ से आएगी और अपक्षय अपर्दन हो जाएगा। अपक्षय और अपर्दन हो जाएगा और अपक्षय अपर्दन होने के बाद ये अवसादी में परिवर्तित हो जाएगी। अवसादी में परिवर्तित हो गई। या फिर कायंत्रित शैल का गलन हो गया और ये वापस मैग्मा फॉर्म में चले गई, यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग में चले गई। और फिर वापस किस फॉर्म में जनरेट होगी, आग्नेय शैल में जनरेट हो गई। क्लियर। यह अवसादी चट्टान वापस गलन, जो हमने पहले पढ़ा था, अवसादी चट्टान गलन हो गई यानी गल गई और गलने के बाद फिर मैग्मा के फॉर्म में चले गई और मैग्मा के बाद वो फिर वापस आग्नेय शैल के रूप में आ गई। तो इस प्रकार से ये सर्किल चल रहा है, ये चलता रहता है। यानी कि आग्नेय से सेडिमेंट्री बन गई, आग्नेय से कायंत्रित बन गई, कायंत्रित से वापस सेडिमेंट्री बन गई, कायंत्रित से पुनः आग्नेय का फॉर्मेशन हो गया, अवसादी से कायंत्रित बन जाती, कायंत्रित अवसादी से गलन का प्रोसेस हुआ और गलन से वापस वो आग्नेय बन गई। जब पृथ्वी के आंतरिक भाग में चले गई, मैग्मा का प्रोसीजर हो गया और फिर वो वापस आग्नेय शैलें बन गई। लेकिन ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसके बारे क्यों हो रहा है ये तो मैंने समझा दिया। इसका प्रोसीजर क्या है, क्योंकि मैग्मा जो होता है वो धरातल के ऊपर आता है, पुनः धीरे धीरे वापस वो किसी न किसी फॉर्म में वापस पुनः पृथ्वी के आंतरिक भाग में चला जाता है। जैसे जल होता है ना, जल जो होता है ना, जल हम उपयोग में लेते हैं, जल उपयोग में लेते हैं, जल वापस पुनः भूमिगत हो जाता है, हमें पता नहीं चलता, लेकिन जल वापस पुनः भूमिगत होता है। भूमिगत जल हम ड्रिलिंग के माध्यम से निकाल लेते हैं, समझ में आ रहा है। जल जो
ज़मीन पर पड़ा हुआ है, सतह पर पड़ा हुआ है। तो अब देखो सिंपल सा मैं एक लॉजिक बताता हूँ आपको, सिंपल उदाहरण देता हूँ। जैसे आपके घर में फ्लावर पॉट वगैरह होंगे, ठीक है, गमले वगैरह होंगे। गमले में आप पानी देते हैं, पानी डालते हैं, पानी मिट्टी सोख लेती है, यानी पानी को मिट्टी ने सोख लिया, यानी पानी नीचे चला गया। लेकिन यदि दूसरे दिन अब सूर्य की किरणें उस पर पड़ती है तो वाष्पीकरण की क्रिया होती है ना, तो वाष्पीकरण की क्रिया में होता है जल वापस पुनः ऊपर आ जाता है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन ये एक्टिविटी हो रही है। वर्षा के समय क्या होता है, वर्षा में बहुत अधिक जब वर्षा हो जाती है तो धीरे धीरे जो वाटर होता है वो भूमि सोखना शुरू कर देती है, यानी भूमि के अंदर चले जाता है। लेकिन फिर मान लीजिए 10 दिन तक वर्षा नहीं हुई और सूर्य का तापमान या सूर्य का प्रकाश बहुत अधिक हुआ, तो फिर वाष्पीकरण की क्रिया होना शुरू होती है। तो ये एक्टिविटी, ये सर्कुलेशन फॉर्म चलता रहता है, साइकिल चलती रहती है। तो ये भी इसी तरह से रॉक्स में भी इसी तरह से होता है। मैग्मा लावा जो होता है वो धरातल पर आता है, चट्टानें बनती है, बनने के बाद वापस उसका डिकम्पोजिशन फॉर्मेशन शुरू होता है, फिर नई कोई चट्टानें बन जाती है। तो ये फॉर्मेशन चलता रहता है। तो इस प्रकार से दोस्तों पूरी चट्टानें हमने, यानी शैलें हमने पूरी पढ़ ली, रॉक्स पूरी पढ़ ली, आपको मैंने अच्छे तरह समझा दिया। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, और यदि समझ में आया होगा तो आप कि इसमें मार्क्स अच्छे आएंगे, आपने अच्छे से पढ़ लिया, ये आपके लिए आगे तक काम देगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।